बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 6 जून 2025 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी ख़बरों से इस वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज गज़ा में ईद उल अज़हा का पहला दिन है। गज़ा में आज ईद उल अज़हा के दिन के मौके पर भी इसराइल के हमले हुए हैं, जिसमें बच्चे और ख़वातीन निशाना बने हैं। गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक आज सुबह सवेरे से लेकर अब तक इसराइल के हमलों में कम से कम 10 से 15 लोगों के जाँ बहक होने की इतलात हैं और कई के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। गज़ा के लोगों ने आज चौथी ईद जंग के साए तले गुजारी है और गज़ा के अंदर जानवर नहीं हैं कि गज़ा के लोगों को कुर्बानी का फरीज़ा अदा करने की सहूलत मिल सके या उन्हें कुर्बानी के गोश्त का कोई हिस्सा मिल सके, क्योंकि गज़ा का बॉर्डर बंद है, मुहासरा है, हर तरफ से इसराइली फ़ौजें खड़ी हुई हैं। और गज़ा में जो इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर जो एड डिस्ट्रीब्यूशन यानी इमदादी सामान तकसीम करने का ऐलान किया था वो भी बंद है। गज़ा के लोगों को ना कोई इमदाद मिल रही है, ना कोई उन्हें आटा मिल रहा है, ना ही उन्हें कोई सामान मिल रहा है। ये गज़ा की सूरत हाल है। लेकिन गज़ा के लोग इतने बहादुर हैं, इतने सब्र वाले हैं, इतने हौसलामंद हैं कि वो ये कहते हैं कि अगरचे हमारे लिए मुश्किलात हैं, अगरचे हमारे लिए परेशानियाँ हैं, लेकिन हम फिर भी जो इसराइल की गज़ा से लोगों को बेदखल करने की मूवमेंट है, हम उसको नहीं मानेंगे। ये गज़ा के लोगों का कहना है। बहरहाल आज गज़ा में इसराइल को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त गज़ा में ये दिन के 2 बजे का वक्त है, ये दिन के 2 बजे का वक्त है। रिपोर्ट्स आ रही हैं खान यूनस से कि खान यूनस के अंदर एक इमारत में दाखिल होने वाले इसराइली फ़ौजी निशाना बने हैं। इस हवाले से इसराइली मीडिया में मुख्तलिफ ज़राए अबलाग से ये चीज़ें नशर हो रही हैं कि बहुत बड़ा हादसा इसराइली फ़ौजियों को लाहिक हुआ है। कोई एक बिल्डिंग थी जिसमें इसराइली फ़ौजी दाखिल हुए और वो गिर गई। मुमकिन तौर पर किसी डिवाइस का वो निशाना बने हैं, जिसमें कम से कम 5 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का और कई के ज़ख्मी होने का दावा किया जा रहा है इसराइली मीडिया पर, अरब मीडिया पर। और इस हवाले से इसराइली फ़ौज का और इसराइली हुकूमत का अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। लेकिन बहरहाल ये हेलीकॉप्टरों को इसराइली अस्पतालों की तरफ उड़ते हुए देखा गया है, जैसा कि ऐन शाहिदीन भी बता रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि खान यूनस के अंदर इसराइली फ़ौज को आज बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। फिर नाज़रीन इकराम, आज की एक और ख़बर है कि इसराइल के जो रिज़र्व फ़ौजी हैं उन्होंने अपने आला अफसरान से दरख्वास्त की है कि हम गज़ा में मज़ीद लंबे अरसे तक नहीं रह सकते हैं। या तो गज़ा की जंग को जीता जाए और जो अहदाफ और गोल हैं उनको मुकम्मल करके जंग को ख़त्म करने का ऐलान करें, या फिर हम मज़ीद लंबे अरसे तक गज़ा में लड़ नहीं सकते हैं, मज़ीद लंबे अरसे तक हम गज़ा में नहीं रह सकते हैं। ये इसराइली फ़ौजियों की तरफ से ये बात कही गई है। नाज़रीन इकराम, इसराइल के अंदर काफ़ी गम और गुस्सा है नेतन्याहू की हुकूमत के ख़िलाफ़। कल भी हमने अपने व्लॉग में आपको बताया था कि 50,000 नए फ़ौजियों की भर्ती का फ़ैसला किया गया है इसराइल में। अटॉर्नी जनरल इसराइल की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि हम 50,000 फ़ौजी भर्ती करेंगे, क्योंकि इसराइली फ़ौज में कमी का सामना है। अब ये 50,000 फ़ौजी हैं, ये इसराइल को कहाँ से मिलेंगे? हरीदीम फ़िरका, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का फ़िरका है, वो फ़ौज में जाने को तैयार ही नहीं है। इसलिए बड़ी परेशानी है इसराइल के अंदर फ़ौजी कमी की वजह से। और अब जो इसराइली रिज़र्व फ़ौजी जो गज़ा में लड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इस जंग को लंबे अरसे तक बेमकसद ना लड़ा जाए, बल्कि इस जंग को जीता जाए। अगर जीत सकते हैं तो हम इसको जीतें, वरना हमें लंबे अरसे तक गज़ा की जंग में शामिल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये इसराइल के अंदर जो रिज़र्व फ़ौजी हैं वो मुसलसल अपने हुक्मरानों से, अपने आला अफसरान से बातें मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, इसराइल के अंदर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बड़ा दंगल सज चुका है। नेतन्याहू की हुकूमत जाने वाली है। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू की हुकूमत के अहम जो इत्तेहादी हैं वो उनका साथ छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का जो फ़िरका है, जिसमें UTGE यूनाइटेड तोरा जुडिज़म नामी पार्टी है, और इसी तरह से एक और पार्टी शास है, ये दोनों पार्टियाँ 17 सीटें रखती हैं जो नेतन्याहू की इत्तेहादी हैं। इन दोनों पार्टियों ने नेतन्याहू से अलहदगी का ऐलान कर रखा है और ये रवां हफ्ता बड़ा अहम है इस हवाले से। और कल रात नाज़रीन किराम, इसराइल के अंदर जो मजहबी यहूदियों की एक बड़ी जमात है उसका एक अहम इजलास हुआ और उस इजलास में फ़ैसला किया गया कि पार्लियामेंट को तहलील करना ज़रूरी है, क्योंकि नेतन्याहू मजहबी यहूदी फ़िरके यहूदियों का वो मुतालबात पूरे नहीं कर रहा है और यहूदी नौजवानों को ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती करने का फ़ैसला कर रहा है। तो जो पार्लियामेंट यहूदियों के मुतालबात ना माने और वो मजहबी यहूदी फ़िरके को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके तो हमें उस पार्लियामेंट में रहने का कोई हक़ नहीं है। ये मजहबी यहूदी फ़िरके ने यह बात कही है, जिसकी वजह से अब नेतन्याहू की हुकूमत का जाना ठहर गया है। अब नेतन्याहू अपनी हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि जो मेरे इत्तेहादी नाराज़ हैं मैं उनको राज़ी कर लूँ और उन्हें कहूँ कि वो मेरी हुकूमत ना छोड़ें। लेकिन नेतन्याहू के इत्तेहादी कहते हैं कि हम हुकूमत छोड़ेंगे, क्योंकि नेतन्याहू ने हमसे जो मुतालबात किए थे 2.5 सालों में वो पूरे नहीं किए हैं।
الٹا نیتن یاہو کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہمارے خلاف سختیاں بڑی ہیں، مثلا یہودیوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور یہودی جو مذہبی فرقہ ہے ان کو بڑی شدید تنقید کا سامنا ہے۔ تو یوں ناظرین کرام اندرونی طور پر اسرائیل رسا کشی اور خانہ جنگی یا اندرونی لڑائی کے اندر الجھا ہوا ہے، اور اسرائیل میں فوری الیکشن کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں۔ یہاں پر ناظرین کرام ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کا بڑا مددگار بن چکا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو جب سے اسرائیل جنگ لڑ رہا ہے امریکہ ہی اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اور سپورٹ کر رہا ہے۔ آج کی جو خبر ہے وہ بڑی حیران کن خبر ہے کہ امریکہ نے عالمی عدالت انصاف کے 5 ججوں پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ عالمی عدالت انصاف جس نے نیتن یاہو کو غزہ کے اندر جنگی جرائم کے ارتکاب کا ذمہ دار قرار دے کر اس کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے، اور وہ عالمی عدالت انصاف جس نے غزہ میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر اسرائیلی فوج کے وزیر دفاع یوآف گالنٹ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اسے بھی گرفتار کرنے کے احکامات دیے تھے، جن ججوں نے نیتن یاہو اور اس کے وزیر دفاع کے خلاف فیصلہ دیا تھا، ان ججوں کو امریکہ نے پابندی کی زد میں لایا ہے، یعنی ان پر پابندی عائد کر دی ہے امریکہ نے، اور یہ پابندیاں عالمی عدالت انصاف کے اوپر گویا پابندیاں ہیں، اور یہ عالمی عدالت انصاف کو گویا امریکہ کی طرف سے ایک بڑی سزا ہے جو دی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں عالمی عدالت انصاف کا ماٹو کیا ہے کہ دنیا میں انصاف کو عام کرنا اور دنیا میں جو مظلوم ہیں ان کو انصاف دلانا، لیکن یہاں پر غزہ کے مظلوموں کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کیا گیا تو عالمی عدالت انصاف سے پہلے امریکہ خود الگ ہو گیا، اور اب عالمی عدالت انصاف کے جو ججز ہیں ان پر امریکہ نے پابندیاں لگا دی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو عالمی قوانین ہیں، یہ جو انسانی حقوق ہیں، اور یہ جو مختلف طرح کی کرائٹیریاز ہیں، یہ صرف اور صرف دوسروں کے لیے ہیں، امریکہ کے لیے، یورپ کے لیے، مغربی ممالک کے لیے نہیں ہے، نہ ہی اسرائیل کے لیے ہے۔ اب 48 مرتبہ تو امریکہ عالمی عدالت انصاف کے علاوہ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں فلسطین کے بارے میں قراردادوں کو ویٹو کر چکا ہے، یعنی جب کبھی اسرائیل کو کہا گیا کہ وہ غزہ میں کارروائیاں بند کرے تو امریکہ قرارداد کو ویٹو کر دیتا ہے کہ نہیں، اسرائیل کارروائیاں کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر کے غیر قانونی یہودی آبادکاری نہ کرے تو امریکہ کہتا ہے نہیں، اسرائیل کو یہ حق حاصل ہے۔ تو 48 مرتبہ امریکہ جو سیکورٹی کونسل ہے، سلامتی کونسل، اس کی قراردادوں کو ویٹو کر چکا ہے، اور اب عالمی عدالت انصاف پر بھی امریکہ نے پابندی لگا دی ہے۔ یہی نہیں، امریکہ اسرائیل کو اسلحہ بھی دے رہا ہے، امریکہ اسرائیل کو غزہ کی جنگ کو جاری رکھنے کا بھی کہہ رہا ہے، جو اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ امریکہ بھی شریک جرم ہے، اور امریکہ بھی انسانی حقوق کی پامالیوں کا برابر کا ذمہ دار ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام آج کی ایک اور خبر ہے کہ مادلین نامی جو جہاز غزہ کے لیے بطور امدادی سامان لے کر روانہ ہوا تھا اٹلی سے، وہ غزہ کے بہت قریب آ چکا ہے۔ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ مصر کے قریب ہے، اور اگلے چند گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ اسرائیل نے جو فریڈم فلوٹیلا کے نام سے جو مادلین نامی جہاز آیا ہے اٹلی سے، اس کو روکنے کا اعلان کر رکھا ہے، اور اس میں سوار 12 سے زائد جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، یعنی ہیومن رائٹس جو ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو روکنے کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ جو جہاز آیا ہے اس کا ہدف کیا ہے کہ غزہ کے لوگوں تک امدادی سامان پہنچایا جائے، غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے، لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ ہم اس باہری جہاز کو جو اٹلی سے روانہ ہوا ہے اسے غزہ میں آنے نہیں دیں گے اور اسے روکیں گے۔ اب وہ کس طرح سے روکتے ہیں یہ بھی اگلے چند گھنٹوں میں واضح ہو جائے گا، لیکن دنیا پوری کی پوری غزہ کی جنگ کو بند کرنے کا اور انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنے کا اسرائیل سے مطالبہ کر رہی ہے، لیکن اسرائیل بضد ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اپنے دفاع کے لیے کر رہے ہیں، اور اسرائیل تو یہ بھی کہتا ہے کہ ہم غزہ میں لوگوں کو امداد بھی دے رہے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ ہم غزہ کے لوگوں کو امداد وغیرہ مہیا نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ ناظرین کرام اقوام متحدہ سلامتی کونسل عالمی ادارے اس بات کو مان چکے ہیں کہ غزہ میں انسانی حقوق کی پامالیاں جتنی ہوئی ہیں آج تک دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوئی ہیں۔